बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के लिए, खित्ते के लिए बड़ी खबर है कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान की जंग में सीज़ फायर हो गया है और ये सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को तंबीह की, उसके वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की और ये कहा कि अब सीज़ फायर कर दिया जाए, नो मोर वार। तो इस जंग का असर क्या पड़ने जा रहा है? क्या सीज़ फायर जो है वो कायम रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल जो है वो दोबारा से इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अपने पायलट को, अपने जहाज़ों को वापस घर बुलाया जाए। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है और सीज़ फायर की जो गारंटी है वो भी ट्रंप साहब दे रहे हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि दोबारा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना हो। कौन कहाँ खड़ा था? क्या जो अहदाफ थे इसराइल ने वो हासिल कर पाया? क्या जो अमरीकी अहदाफ थे वो उन्होंने हासिल किए, नहीं किए? और ईरान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया वो भी आपके सामने है। 12 रोज़ की जंग में ईरान को कितना नुकसान हुआ, इसराइल को कितना फ़ायदा हुआ और इसराइल को कितना नुकसान हुआ। एक तरफ इसराइली अवाम जो है वो सुनते हुए हमने देखा कि वो एहतजाज कर रहे थे, वो मुतालबा कर रहे थे कि सीज़ फायर करवाया जाए, ये जंग रोकी जाए। और दूसरी तरफ जो है ईरान में ईरानी अवाम जो है वो वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी थी, नारे लगा रही थी। उनके प्रेसिडेंट जो है उस एहतजाज में, उस रैली में शरीक थे जिसमें अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी हमायत का ऐलान भी किया। अब सूरत हाल किस तरह बनने जा रही है कि क्या खित्ते में अमन जो है वो कायम रह पाएगा? क्योंकि गजा की सूरत हाल भी आपके सामने है, फ़लस्तीन की सूरत हाल भी आपके सामने है। क्या वहाँ पर सीज़ फायर नहीं होगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है। इससे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी, आप ईरानी जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि ईरान ने जिस तरह ये जंग लड़ी वो किस नज़र से देख रहे हैं। और फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ अमेरिका से, आप जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले। सर, मुझे बताइएगा कि ये सीज़ फायर जो है वो हुआ है अब 12 रोज़ की जंग के बाद, आप समझते हैं कि जो अहदाफ हासिल करना चाह रहा था इसराइल वो कर पाया? बहुत शुक्रिया बलोच साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए, पॉसिबिलिटी कितने परसेंट अचीव किया है ये तो कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, सैटेलाइट पिक्चर्स और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ईरान खुद भी शायद कुछ हद तक डिस्क्लोज करना चाहे तो फिर पता लगेगा कि मीनिंगफुल जिस पर शुरू हुआ था सारा बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं या चैलेंज किया था सबसे बड़ा इजरायली फोर्स के लिए, वो था न्यूक्लियर प्लांट नॉकआउट करना उनके ईरान के वो किस हद तक कामयाब हुए हैं ये तो कुछ दिन बाद पता लगेगा। लेकिन जो जहां तक ईरान का जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो टारगेट अचीव किए हैं, हालांकि वो डिफेंसिव साइट पर था, वो प्रेशर था, उस पर हमला किया गया था, उसने कितने टारगेट अचीव किए हैं वो येट टू बी सीन जिसको कहते हैं। वो उसने क्या किया, ये हमें बहुत बड़ी मिथ थी और बहुत बड़ा एक प्राइड था इजराइल को कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया में बेस्ट है। और वो जो प्राइड या ईगो या एक तकब्बुर या रोब टूटा है वो मेरे लिए हैरानकुन है। हैरानकुन इसलिए है कि हम तवक्को करते थे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड का सारा इक्विपमेंट दिया गया है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो ऑफ द शेल्फ जिसको कहते हैं, वो इजरायली कुछ भी उठा सकते हैं। और आपने नोट किया होगा कि उनका डिफेंस सिर्फ यही नहीं था, उनको है। मैं क्विक आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि जब ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमला किया, 200 जहाज जब आए तो पॉसिबली जॉर्डन और इराक की एयर स्पेस से गुजर कर आए, रस्ते में टू रिफ्यूलर्स थे, उनको सैटेलाइट की हेल्प मौजूद थी, जैम किए गए रस्ते में सारे सेंसर्स को और यहाँ पहुंचाया गया। वर्स्ट केस इनके लिए ईरानियन के लिए ये हुआ था कि यहीं पे से ईरान की सरजमीन से ही फायर किए गए जो ड्रोन से उन्होंने एयर डिफेंस को, नेटवर्क को ये तबाह किया, ये डिग्रेड किया। फिर यहीं पे जो प्लांटेड थे लोग, उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को, पॉलिटिकल को, मिलिट्री को और साइंटिस्ट को नॉकआउट किया। अब ये इतना बड़ा ब्लो था ईरान के लिए कि इससे रिकवर करना बहुत बहादुरी की बात थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 24 घंटे में ईरान अपना बैलेंस रीक्रिएट करेगा और हिट बैक करेगा। अब कोई आपके व्यूअर्स को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि किस एनवायरनमेंट में ईरान ने अपने मिसाइल वहां तक पहुंचाए। ईरान ने इस तरह पहुंचाया बलोच साहब कि यहाँ से जब फायर करता था ईरान अपने ड्रोन्स को, वो बाद में आते हैं कि टाइप्स क्या थे और कौन से उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या इस्तेमाल की, वो अगले सवाल में अगर आप पूछना चाहें तो इस्तेमाल करूंगा। जब ये ड्रोन टिपिकल यहाँ से फायर होते थे तो पर्शियन गल्फ से इनको इंटरसेप्ट किया जाता था, जो वॉरशिप्स अमेरिका के खड़े थे। जब ये और आगे जाते थे तो जॉर्डन इंटरसेप्ट करता था, जब और समंदर से, रेड सी से इंटरसेप्शन होती थी अनदर वॉरशिप जो वहां पे ग्रुप खड़ा था। जब ये फर्दर इजराइल की सरहदों के करीब पहुंचते थे तो ईस्टर्न मेडिटेरियन
मेडिटेरियन पर खड़े हुए वॉरशिप्स इंटरसेप्ट करते थे, ड्रोन्स को, मिसाइल्स को। ये सारा कुछ करने के बावजूद जब मिसाइल एक एंटर हो जाता था इजराइल की एयर स्पेस में, तो 4 चीजों का तो एयर डिफेंस बहुत सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं 5वीं भी आपसे आज शेयर करूंगा। एक था एरो 3, एरो 2, एरो 1 एंड इसके बाद डेविड स्लिंग। ये एयर डिफेंस के वेपन्स हैं जो एटमॉस्फेयर से लेकर मीडियम ऑल्टीट्यूड तक हर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आयरन डोम शुरू होता था जो आखिर में आता है। एक और एलिमेंट या एयर डिफेंस वेपन जिसकी मीडिया पर कम बात हो रही है वो था THAAD, THAAD। ये था टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये अमेरिका का एक वेपन सिस्टम है, सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है, जो 2019 में आया तो एक एक्सरसाइज के चक्कर में इजराइल में था। लेकिन इजराइल ने ये बहाना करके कि हमें हमास से खतरा है, हमें हिजबुल्लाह से खतरा है, तो हम ये वेपन सिस्टम अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये 5वां डिफेंस सिस्टम था। अच्छा, अब आते हैं, क्विकली मैं क्लोज करता हूं बाय सेइंग कि जब ये पेनिट्रेट करके यहां तक पहुंचे तो आप नोट करें कि जो इफेक्ट क्रिएट किया ये शॉकिंग था इजराइल के लोगों के लिए, खास तौर पर बिकॉज उनको तो ये आज तक बताया गया था कि ये पेनिट्रेट इनका सिस्टम हो ही नहीं सकता। आयरन डोम का मतलब आयरन डोम जो है वो नहीं आने देगा। एग्जैक्टली तो ये एक बिग सरप्राइज था, और आगे बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी ईरान ने क्या फॉलो की थी। लेकिन ये बहुत बड़ा शॉक था, और ईरान ने भी एक कॉस्ट इम्पोज कर दी अपने दुश्मन पर कि ये कीमत होगी। जब मैं समझ रहा था शायद इतनी कॉस्ट इतनी जल्दी ठीक है। खालिद साहब मैं वापस आता हूँ। सर बाकरी साहब, आप ईरानी जर्नलिस्ट हैं और आपने रिपोर्ट भी किया, आपने देखा भी सारी जंग को। अब जो है वो सीज फायर हो चुका है। मेरा सवाल ये था कि अहदाफ जो है वो हासिल किए गए कि नहीं किए गए, लेकिन ईरान जो है अब कहाँ पे खड़ा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कमोडोर साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, स्टार्ट ऑफ द वॉर हैपन बाय इजराइल। एग्रेशन तो इजराइल ने की थी और ईरान सिर्फ डिफेंड कर रहा था। इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें कि उनकी सिर्फ एटमी तनसीबात को ख़त्म करना था तो वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन हमें जो ईरान में, और तकरीबन अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रही है, इनका असल मकसद एटमिक और तनसीबात को ख़त्म करना नहीं था। इनका असल मकसद था रिजीम चेंज। 2 महीना पहले नेतन्याहू और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे के साथ टेल अवीव के अंदर मीटिंग हो गई थी। इन्होंने यकीन दहानी की थी नेतन्याहू को कि अगर आप फायर करते हैं तेहरान के ऊपर, अगर आप अपने जहाज़ बेचते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर ईरानी लोग सड़कों पर आएंगे। और ये चैनल 14 इसराइल की चैनल 14 उनकी कन्फेशन है कि हमने धोखा खाए हैं पहलवी ख़ानदान से। 50 लोग भी नहीं आए सड़कों पे। इसलिए मैं समझता हूँ जो इनका मेन टारगेट था, जो कि रिजीम चेंज था, वो ईरानी अवाम की हिमायत की वजह से वो नाकाम हो गया। अब ईरान का जो मेन टारगेट था, मैं ये कहते चलूँ कि ईरान शायद एक बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाया। एक इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल वहाँ पे मशहूद है, जिसको सोच समझ के इसके बाद उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना होता है। लेकिन ईरान की जो मिसाइल की कोशिश थी तकरीबन 20 साल पहले से जो स्टार्ट हुई थी, वो अभी सबके सामने आ गया कि ये बहुत ही पावरफुल और ये बहुत ही कामयाब रहा। डिटरेंस पावर अभी ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की वजह से और अवाम की हिमायत की वजह से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप विदाउट एनी बायस देखें तो ईरान इस जंग का रियल विक्टर है, और ये जंग वाकई इसराइल हार चुका है। अच्छा, पहले जो इस जंग के शुरू होने से पहले हमें ये खबरें आ रही थी कि शायद ईरान में जो अपोजिशन है या अवाम का कोई रद्द-ए-अमल हुकूमत के खिलाफ भी था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त ये हालत सडन जो है वो चेंज हो गया। देखिए, ईरानी कौम की तो 5000 साल तारीख है। हाँ, ईरानी अपोजिशन और इवन ईरान की जो बहुत ही शिद्दत पसंद लोग थे जो कि रजीम के ख़िलाफ़ जाना चाह रहे थे, उनका भी बयानिया आया कि अगर रजीम चेंज होना है तो हम खुद लोग करेंगे इसको। बाहर की कोई ताकत, हम इजाज़त नहीं देंगे कि बाहर की कोई ताकत अगर रजीम चेंज करे। मैं समझता हूँ कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये है कि ईरानी लोग इनके पीछे खड़े हो गए हैं, और वो जो प्लानिंग थी ये मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे और इसराइल का, वो नाकाम बनाई है। आते भाई, आप बताइएगा, आप तो वहाँ बैठे हैं अमेरिका में और सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्या वजह क्या बनी इस सीज फायर की? क्या इजराइल को जो है वो ज़रूरत पड़ गई थी कि फौरी सीज फायर हो,
क्योंकि ईरान ने तो कोई रिक्वेस्ट शायद नहीं की कि कोई सीज़ फायर की तरफ जाया जाए या कोई ऐसी कोई चीज़ हो। तो क्या पहले अमेरिका ने ये एटमी तरसीबात पे हमले किए, तबाह करने का दावा किया, फिर जब ईरान का जवाब आया तो उसके फौरी बाद जो है सीज़ फायर हो गया? जी, इसको अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखना है तो अमेरिका शायद इजराइल की बातों में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके पास इस वक्त वाइट हाउस भी है और कांग्रेस भी उसी के इख्तियार में है, उस पार्टी के अंदर इजराइल के लिए एक ये कह लीजिए कि एक ऐसी सपोर्ट मौजूद है जिससे कोई भी इनकार नहीं करता, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स ऑफ सेनेट और कांग्रेस सरेआम खुल के टेलीविज़न में और मीडिया इंटरव्यूज़ पे ये कहते हैं कि वो इजराइल के साथ हैं हर सूरत में। हाल ही में एक सेनेटर ने ये कहा है कि उनका इलेक्शन में लड़ने का और पॉलिटिक्स में आने का वाहिद मकसद ये था कि इसराइल को महफूज बनाया जा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में इसराइल के लिए कितनी सपोर्ट है। सड़कों पे आपको चीज़ें मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन ईवान नुमाइंदगान में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और सदर ट्रंप जो पहले कोशिश कर रहे थे कि वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हाथों में खेल न जाएं, उनकी बातों में ना आए, वो उससे रुक नहीं सके। इवेंचुअली उन्होंने ये फैसला किया कि वो ईरान पर अटैक करेंगे, लेकिन वो अटैक करने के फ़ौरन बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि इस जंग को मज़ीद फैलाना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्रूस के लिए कदम आगे बढ़ाया। कतर की सालसी में ये ट्रूस हुआ और अब आप देखिए उनके जो बयानात आ रहे हैं उससे ये लग भी रहा है कि वो संजीदा हैं इस ट्रूस के लिए और वो तनकीद कर रहे हैं, बहुत शदीद और गैर पार्लिमानी अल्फाज में वो इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल को रुकना होगा, उसे अपने हमले रोकने होंगे, उसके जहाज़ों को वापस जाना होगा। और अभी जब वो नेटो समिट में जाने के लिए यहाँ वाशिंगटन से रवाना हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इसराइल पर तनकीद की है कि वो अभी तक ईरान पर बमबारी जारी रखे हुए है। और हमने ये देखा है कि ईरान में मजीद 2 हाई टारगेट्स किल हो गए हैं। एक तो उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस को मार दिया है इसराइल ने, और इसके अलावा इंटेलिजेंस मैनेजमेंट के जो हेड उनको भी मार दिया गया है। तो ये जो लड़ाई है ये अभी जारी है। अब नेटो में जाके मजीद इस पे अभी बातचीत होगी। नेटो का जब इजलास शुरू हो जाएगा वहाँ पर भी ईरान और इसराइल, यानी वो अंग्रेजी में कहते हैं, इट विल बी शैडोड बाय इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो सदर ट्रंप मेरा ख्याल है अब यही चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। आतिफ भाई ठीक है, पॉइंट आ गया, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एयर कमांडर खालिद साहब, सर सीज़ फायर की वजह क्या बनी? सवाल ये पैदा होता है कि जब इजराइल हमले कर रहा था, जब अमेरिका ने, मेरा पहला भी आतिफ से क्वेश्चन था कि अमेरिका ने एटमी तरसीबात तबाह करने का दावा किया और फिर जब जवाब आता है ईरान का तो फिर अचानक जो है वो सीज़ फायर हो जाता है। जी बलोच साहब, देखिए दुनिया में जब जंग आप शुरू करते हैं तो आपके अपने वन साइड जो शुरू करता है उसके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी इंटेंशंस होती है। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो आपके प्लान्स और सारी स्ट्रैटेजी के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है और वो है दुश्मन की। ऑब्वियसली उसने अपनी स्ट्रैटेजी करनी है, अपना काउंटर मेयर करना है, अपना रिस्पॉन्स देना है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। तो फिर जरूरी नहीं होता कि जो आपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए सेट किए थे वो दुश्मन आपको अचीव करने दें। और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है 2 चीजों पर। आपके वॉर ऑब्जेक्टिव जो अग्रेसर होता है उसका 2 चीजों पर डिपेंडेंट हो जाता है। एक उस दुश्मन की कैपेबिलिटी या स्किल कह ले या जो भी कह ले, और दूसरा उसकी होती है रिजॉल्व, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी विल, इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। मैं ऐसे आपको दोबारा रेफर नहीं कर रहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा था, वो इसलिए कि हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। हमने अभी 1 महीना पहले भुगता है सारा कुछ। तो हिंदुस्तान का क्या एजेंडा था? हिंदुस्तान का एजेंडा ये था बलोच साहब के पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दे। ट्रंप जो है वो एक इकोनॉमिक वॉर शुरू करने वाले थे, टैरिफ वाली जंग शुरू होने वाली थी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो इंडिया ने सोचा कि ये आइडियल टाइम है, पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज हुआ है, इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, तो ये आइडियल चांस है कि पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दे। अगर तो लीस्ट रेलेवेंट तो वो समझता था हम पहले ही हैं, ये ऑब्जेक्टिव था उसका। अब पाकिस्तान ने जो हिट बैक किया 6 तारीख की और 7 तारीख की दरमियानी रात को,
6-0 वाला जो किया आपने क्या किया, मैं अगले लाइन मुकम्मल करने के बाद आता हूँ। और फिर 10 तारीख को क्या किया, आपने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की दुश्मन पर जो वो ना दे सके। और यही हर दुश्मन चाहता है कि दूसरे पर इतनी ज्यादा कीमत उससे डिमांड की जाए कि वो दे ना सके। इजराइल ने 13 तारीख को ईरान के खिलाफ क्या इम्पोज करने की कोशिश की थी, यही प्रोहिबिटिव कॉस्ट कि हम 200 नफाज भेजेंगे, हम आप पर हमले करेंगे, हम आपको निस्तो नबूद कर देंगे, उसके बाद आप माफिया मांगने पर आ जाओगे, हम अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे। ना इजराइल कर सका, ना हिंदुस्तान कर सका। जो 10 तारीख को पाकिस्तान ने टनेज पे की, उसके बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि ये वॉर ऑब्जेक्टिव तो मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ये तो ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड करना पड़ेगा, अभी वो अमेरिका के पास भागेंगे। तो दुनिया आपको रिस्पॉन्स के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और आपके रिजॉल्व के हिसाब से एहतराम करती है। और ईरान की लिमिटेशन जाहिर ही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एयर पावर यानी एयर फोर्स है वो इनसिग्निफिकेंट थी एज कंपेयर टू ऑब्वियसली इजराइल जिसके पास फर्स्ट वर्ल्ड एयर फोर्स है। तो वो उसको जिसको कहते हैं ना, उसकी चैलेंजेस को सामना करना पड़ा ईरान को फिर एयरफोर्स ना होने की वजह से। और हमें ये एक और चीज सबक सिखा के चली गई, ये भी जंग भी, कि एयर पावर के बगैर जंगें शुरू भी की जा सकती हैं, लड़ी भी जा सकती हैं और उस तरह जीती नहीं जा सकती जिस तरह आप अपने वॉर, जिस तरह इजराइल चाह रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाकरी साहब। जैसे कि खालिद साहब फरमा रहे हैं कि इजराइल तो कुछ और सोच के आया था कि मैं बिल्कुल आल सडन जो है ख़त्म कर दूंगा। आपका आर्मी चीफ जो है वो शहीद हो गए, बाकी सेंसेस शहीद हो गए, जनरल सारे जो है वो शहीद हो गए। तो क्या ख्याल है, इजराइल ने मिसकैलकुलेट किया, उसे कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती होगी, मिसकैलकुलेट कर गया कि ये गाज़ा नहीं है, ना फ़लस्तीन है, ना यमन है, ना कोई शाम है, ये ईरान है? जी बिल्कुल, मैंने शायद दोबारा अर्ज़ करना पड़े कि एक मिस कैलकुलेशन हो गई अमेरिका से भी और इसराइल से भी। ये सोचते यही थे कि 24 घंटे के अंदर एक बहुत ही एजाइल टाइप ऑफ अटैक से हम ख़त्म कर देंगे ईरान। लेकिन ईरानियों को मेरा ख्याल है ईरानियों को मिस कैलकुलेशन करना इसलिए भी था कि अपोजिशन जो बाहर बैठी हुई थी, उनकी टीवी चैनल्स और उनकी जो लीडर्स थे वो भी मिसगाइड कर रहे थे। उनकी नरेशन जो था बहुत डिफरेंट था रियलिटीज़ ऑफ ईरान के साथ। तो ये मिसकैलकुलेशन उनसे हो गया। लेकिन ये याद रखें एक और वजह भी था, और उसका मेन वजह, एक और वजह ये भी था कि इसराइल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेनिट्रेट कर चुका है ईरान के अंदर। जिस तरह ये टारगेट्स को हिट कर रहा है, चुन चुन के लोगों को मार रहा है, इसका मतलब ये कि अभी तक उनके तकरीबन 400 के करीब जासूस अरेस्ट हो गए हैं तेहरान में। अच्छा। और कल से आप देखें कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट होगा पूरा ईरान के अंदर और इनके जासूस पकड़े जाएंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे जो मिसाइल्स है और बहुत सारे जो ड्रोन्स अटैक हैं वो ईरान के अंदर से हो रही थी। मतलब इनकी जो स्पाइस बैठे हुए थे वो कर रहे थे। तो शायद एक मिसकैलकुलेशन, लोगों को रीड करना, उसकी वजह ये थी कि जो अपोजिशन लीडर बाहर बैठे हुए थे वो रियलिटीज़ को नहीं समझ रहे थे। दूसरी वजह ये थी कि उनको ये शक था कि हमारे जो स्पाइस काफ़ी जगहों पे घुस गए हैं, वो हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और हम कामयाब भी हो जाएंगे। तो इतलात सर क्या हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि अमरीकी अड्डे कहाँ पे हैं खित्ते में। जी, कितने अड्डे हैं अमेरिका के यहाँ पे इस एरिया में और कितने फौजी हैं, कोई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अमेरिका की तकरीबन 10 अड्डे हैं ईरान के इर्द गिर्द, जो आप नक्शों में भी देख सकते हैं। बेकौल ईरानी इंटेलिजेंस तकरीबन 40,000 अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे सेटल्ड हैं। ये इराक में भी है, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, कतर में भी है, यूएई में भी है, सऊदी अरबिया में भी है। तो ईरानियों को ये एक क्लियर मैसेज सेंड भी किया गया कि आप अमेरिका को ये ना सोचें कि आपकी अड्डे होने की वजह से यह आपकी पावर पॉइंट है, नहीं, ये आपके वीक पॉइंट है। क्योंकि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक हिट किया जा सकता है उनसे। तो विदिन 2000 किलोमीटर की बॉर्डर। और दूसरी बात आप याद रखें, ईरान इराक की वार में 3 लाख से 10 लाख तक की शहादतें हुई है। ईरानी कौम, ये शिया कौम की एक जीन के अंदर है कि वो ज़िंदगी को शहादत के लिए ही गुजारते हैं। तो ईरानी में अगर आज तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ ईरान की है वो है तकरीबन 607 शहीद और तकरीबन 6000 लोग ज़ख्मी। अगर ये 606,000 भी होता तो ईरानी स्टैंड में कोई फ़र्क ना आता। ठीक है, अपना आतिफ भाई आप ज़रा बताइएगा कि सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है? कि अब जारी बात है सीज़ फायर हो गया है, तो
आप समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत, जैसे रूस है, चीन जो है वो चाह रहा था कि अमन हो, रूस बार बार कह रहा था कि सीज़ फायर हो, और वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब जो सूरत बनने जा रही है उससे कैसे देख रहे हैं कि अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, इजराइल कहाँ खड़ा है, और बाकी जो खित्ते के मुल्क हैं वो कहाँ खड़े होंगे? देखिए, अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है वो तो इस सीज फायर को इन्फोर्स करना चाहता है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि सदर ट्रंप निहायत नाखुश हैं दोनों अतराफ से जो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके लिए, और वो ज्यादा नाखुश इसराइल पर हैं क्योंकि इसराइल ने मेजर अटैक्स किए हैं दोबारा ईरान में। और फिर इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल कैट्स, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि तेहरान पर हमले जारी रखे जाएंगे, और नेतन्याहू भी ये कह रहे हैं कि रेजीम चेंज किया जाएगा और खामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, रहबर आला, उनको अब जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। इसराइल से ये आवाज़ें भी आ रही हैं, जबकि अमेरिका ऐसी कोई बात नहीं कर रहा और उसको रद्द कर रहा है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अमेरिका का स्टैंड तो इस पर बहुत क्लियर है। इसराइल जाहिर बात है दोबारा चांसेस ले रहा है, वो चांसेस ले रहा है कि किसी तरह वो मजीद अहदाफ हासिल कर सके। जैसे अभी आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि कैसे इजरायली स्पाइस का एक नेटवर्क ईरान के अंदर काम कर रहा है। आज भी तकरीबन 7 के करीब जासूसों को पकड़ रहा है ईरान में, जिसकी इत्तलात आ चुकी हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें इसराइल की हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि वो हर ऐसे एसेट को तबाह कर दे जो कि ईरान अपने डिफेंस के लिए या काउंटर अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक दुनिया के बाकी जो पावरफुल मुल्क हैं, जिसमें रूस और चाइना बहुत ही अहम है क्योंकि वो उस खत्ते के मुल्क हैं, रूस ईरान का पार्टनर भी है, ये दोनों मुल्क यूनाइटेड नेशंस के अंदर और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपना वजन इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। रूस से पुतिन के ऑफिस से तो नहीं, लेकिन रूस से एक आवाज ये भी आई कि वो ईरान को आर्म करेगा, जिसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वेट है रूस का और चाइना का और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसके जरिए ये दबाव जरूर डाला जा सकता है कि इसराइल और ईरान दोनों एक मुकम्मल सीज फायर की पाबंदी करें और इस सिलसिले को यहाँ से जंगबंदी की तरफ लेके जाएं और दोबारा पुरअमन सूरत हाल की तरफ लेके जाएं। तो उसमें मेरा ख्याल है ये जब नेटो का जो इजलास है ये खत्म होगा तो उसके बाद इस पर अमेरिका से मजीद वाज़े आवाज आना शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी तो सदर ट्रंप सिर्फ बातें कर रहे हैं और नेतन्याहू शायद इतना सीरियसली इन बातों को नहीं ले रहे, लेकिन सदर ट्रंप एक सख्त मिजाज के आदमी हैं। अगर वो कुछ तय कर लेते हैं तो वो करते हैं। और सदर ट्रंप ने इस सीज फायर की अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था कि अमरीकी लीडरशिप के अंडर ये सीज फायर हुआ है। और उस जो खबरें आई हैं उसमें ये भी बात बहुत क्लियरली लिखी गई है कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि वो जंग बंद कर दें। नेतन्याहू अपने एक ऐसे एलाई की बात अगर नहीं मानते जिसके बारे में वो टेलीविजन पर आकर बिल्कुल, तो ट्रंप ने कहा भी है सर उसे कि जो है वो तंबीह की है बल्कि कि ये जंग रोकी जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब, अब सीज फायर तो हो गया और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वो ईरान से तेल ले सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। और अब सूरत किस तरफ जा रही है? आप देखें, खित्ते में 2 जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं और जिन 2 मुल्कों ने इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, उसे मुँह की खानी पड़ी, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया लेकिन इजराइल वो अपने अहदाफ जो है वो उस तरह हासिल नहीं कर सका जिस तरह वो चाह रहा था। तो आप समझते हैं कि अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि मईशत की बात की जाए, डील की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, तो मशरिक़ वस्ता में स्पेशली ट्रेड को फ़रोग मिलेगा, अमन को फ़रोग मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल वो स्पेसिफिकली ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, सबको शाबाश दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन मैं उस दिन बेहतर पोजीशन में होऊंगा कमेंट करने की जिस दिन ये ईरान को ऑथराइज करेंगे कि वो अपना तेल बेच सके। अभी भी आप देख लें, हर मुल्क का मसले ये जो पिछले साल कई साल गुजरे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको एक क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, आपके व्यूअर्स ज्यादा आपकी तरह नौजवान होंगे तो वो समझते होंगे कि क्रिकेट ऐसे जैसे आईसीसी रूल बना देता है T20 के भी, वनडे के भी और टेस्ट मैच के भी, और उसके बाद सारे मुल्क समझ रहे होते हैं कि आपस में मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन रूल्स वो आईसीसी के ही फॉलो कर रहे होते हैं।
कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स अमेरिका के ही मोस्टली फॉलो किए जाते रहे इतना अरसा, तभी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी रही है। आपने नोट किया होगा, उनका ऑयल खरीदने को कोई हिम्मत नहीं किसी की हुई, गैस खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। चाइना में हिम्मत हुई, चाइना 20% डिस्काउंट पर ले रहा है क्योंकि वो बड़ा मुल्क है और वो अपनी पोजीशन की वजह से और या कंजम्पशन की वजह से ईरान को मजबूर कर पाया कि वो तेल दे दे। दूसरी एक बात, रशिया की तरफ आ जाते हैं। रशिया ने भी बड़ा वेल गार्डेड, जिसको मैं कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स रखा हुआ है, ऑल आउट नहीं रखा। जिस तरह इजराइल को सपोर्ट मिल रही थी अमेरिका की, रशिया ने ऑलमोस्ट S-400 जो मिसाइल है, सरफेस टू एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये वही है जो हिंदुस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पाक-फिज़ाइया ने नॉकआउट किया था। ये बहुत अरसे से इनकी डील हो चुकी है, बल्कि रिपोर्टेडली मैं पढ़ रहा था कुछ जगहों पे कि ये डिलीवर भी हो चुका है ईरान को, अच्छा। लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। इस जंग में भी तो ऑपरेशनल नहीं था। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि रूस ने कहा था कि हमारे ऑपरेटर्स, हमारे टेक्नीशियंस और हमारे कंट्रोलर्स को ऑपरेट करेंगे और ट्रेनिंग नहीं देंगे, जो ईरान को कबूल नहीं था। इसकी वजह से ये हैंग हुआ था सारे का सारा प्रोजेक्ट। और ये जाहिर है रूस किसके इशारे पर या किसके कहने की वजह या कौन से रूल्स ये फॉलो कर रहा था? मोस्ट प्रोबेबली यूएस। तो अमेरिका को ओवरऑल, जैसे मैंने कहा ना कि आईसीसी के रूल्स को कोई वायलेट नहीं करता, मैच अपने अपने लोग खेलते हैं, लेकिन रूल्स ओवरऑल वही फॉलो करते हैं। ईरान को अनफॉर्चुनेटली उस तरह मदद नहीं किसी मुल्क से मिली जिस तरह होनी चाहिए थी। और बहुत सारा क्रेडिट उनको इंडिजीनियस प्रोडक्शन पर भी जाता है। जाहिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो है, ऐसी रोकी नहीं जा सकती, इतनी आसान नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। जैसे मैं अब वे फॉरवर्ड ये कहना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम इट, जाहिर है अगर ये ना भी हो, लेकिन ईरान को अपनी कोमिंग करनी चाहिए, फिल्टर डाउन करना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए अपने एजेंट्स को। और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने कहा है, कि अपना नेटवर्क जो है, आप देखिए कितना खतरनाक नेटवर्क था इसके अंदर इजराइल का, और वो इंटेलिजेंस फेलियर, वो बहुत बड़ा फेलियर था। उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। आप जितने मर्जी प्लान बना लें, लेकिन अगर उसी कमरे में बैठे हुए किसी शख्स का पता कि वो प्लान पहुंचा रहा है, तो आपके कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आगे ये देखना होगा कि IRGC जो इनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो काउंटर कितना इफेक्टिवली करती है। इस पे डिपेंडेंट होगा ईरान की जो सॉवरेनिटी है, और जाहिर है कितना मुल्क कॉम्पिटेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिरी पॉइंट ये है कि बहुत एडवांटेजेस पोजीशन उन्होंने क्लोजिंग की है एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्ट दुनिया कर रही थी ईरान। जी बिल्कुल ठीक है। बकरी साहब, सीज फायर तो हो गया, अब गारंटी क्या है कि ये सीज फायर कायम रहेगा? और दूसरा, अब ईरान की जो सूरत है, वो जैसे इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, आपने भी की, और आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रेनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए। तो ईरान के फिर अब फ्यूचर में क्या हदफ हो सकते हैं? देखिए, इस आपने 2 सवाल पूछे, मैं पहले सवाल का जवाब दूँ। मैं आज सुबह इसराइल की 1948 से लेके 2025 तक जितने भी इसने जंगें की है उसका मैं स्टडी कर रहा था। हाँ, 1948 से 2025 तक इसराइल ने 12 जंगें लड़ी है, मोस्टली और कंप्लीटली विद इस्लामिक स्टेट्स। और तकरीबन हर जंग में मोर देन 10 टाइम्स इन्होंने हर जंगबंदी के बाद खिलाफ वर्जियाँ की है। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जंगबंदी है ये बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक है। देखिए, इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी की तजवीज़ के सिर्फ 5 दिन बाद याह्या सिनवार को शहीद किया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के पेशकश के बाद सिर्फ 4 दिन के बाद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। आप 1948 से देखें, 11 जुलाई 1948 को सीज़ फायर होती है। सीज़ फायर के बाद 10 दफ़ा इसराइल अरब ममालिक के ऊपर जंगबंदी की, अपनी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, और 13,000 लोग जंगबंदी के बाद शहीद होते हैं। ये इसराइल का एक कारनामा है। अगर ईरानी लोग इस धोखे में आए कि अब जंगबंदी हो गई है, हम सुकून से अपने ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हिस्ट्री ये बताता है कि इसराइल की कोई गारंटी नहीं होती। इसकी एक अमेरिका जैसे सालिस कंट्री को गारंटी देना होता है, और इस गारंटी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको ठीक ठाक इसको सर्वेलेंस रखना चाहिए और अपना आप को हमेशा तैयार रखें, क्योंकि ये हिस्ट्री है इसराइल की। दूसरी जो आपने बात की है, अब ईरानियों को मेरा ख्याल इंटरनल और अपना एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ के ऊपर एक बुनियादी निगाह से चेंज करना पड़ता है। ये तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी एक वजह ये भी है कि ईरानी अवाम नाखुश थे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप अवाम को खुश रखेंगे तो आपके ख़िलाफ़
ईरानी अवाम खड़े भी नहीं होंगे और इसराइल की डिफरेंट स्ट्रेटजीज में भी नहीं घुसेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इंटरनल पॉलिसीज़ को थोड़ा चेंज करें, इस्लाहात ले आएँ, उसमें तरामीम ले आएँ। रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखिए, रिफॉर्म सबसे पहले पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, उसके साथ साथ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मजहब के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए लोगों को, ताकि ये लोग मॉडर्न दुनिया के साथ भी आगे आएँ। काफ़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन इससे बहुत बेहतर तब्दीली लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है आतिफ भाई, आप फरमाइएगा कि अब ये जैसे सीज फायर की बात हो रही है तो सीज फायर की वायलेशन ना हो, और दूसरा जो पाबंदियां हैं ईरान पर, जैसे अब सीज फायर हुआ है तो नेचुरली कोई ना कोई बातचीत होगी, डायलॉग होगा, तो इससे आपको लगता है कि ईरान पर जो पाबंदियां हैं या जो माशी सूरत हाल है वो ईरान पे बेहतर होगी? कोई ईरान पर जो पाबंदियां हैं उसका इसराइल से ताल्लुक बराह रास्त नहीं है। ईरान पर जो पाबंदियां हैं उसका ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। उसके लिए ईरान को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से मुज़ाकरात करने होंगे, IAEA की सरबराही में, यूनाइटेड नेशंस की सरबराही में, तभी कोई एक ऐसा मुआहदा हासिल किया जा सकता है जिसके नतीजे में ईरान पर जो लगी मुआशी पाबंदियां हैं वो नरम की जा सकें। ऐसा मुआहदा पहले हुआ था 2015 में, सदर ओबामा की कोशिशों से मुआहदा हुआ था जिसको सदर ट्रंप ने आकर कैंसिल कर दिया। लेकिन अब अगर दोबारा कोई ऐसा मुआहदा होता है तो यकीनन ईरान को बेनिफिट उसका मिलेगा। जैसे पहले ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे तकरीबन $8 अरब के थे मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको रिलीज किया जाना था लेकिन वो रिलीज होकर ईरान को ना मिल सके, अभी वो कतर के पास पड़े हुए हैं। तो इस तरह की अगर कोई डील हो जाती है जिसमें ईरान दोबारा इत्तफाक करता है यूरोपियन से, अक़वाम मुत्तहिदा से और अमेरिका से, जिसके नतीजे में ईरान अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको एक लोअर लेवल पर वापस लेकर जाता है और ये गारंटीज देता है बाकी ममालिक को कि वो एक न्यूक्लियर वेपन को परसू नहीं करेगा, तो यकीनन एक मुआहदा हासिल किया जा सकता है और उसके नतीजे में ईरान पर जो लगी मुआशी पाबंदियां हैं वो खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि इन मुआशी पाबंदियों के बावजूद आप देखिए ईरान ने क्या कुछ अचीव किया है। ईरान ने तमाम तर मुआशी पाबंदियों के बावजूद, दिफाई पाबंदियों के बावजूद अपना एक मिसाइल प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल। बिल्कुल आतिफ भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी लेकिन टाइम शॉर्ट है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।